नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हिमालय ज्योग्राफर चैनल में। आशा करते हैं साथियों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी प्रवक्ता भूगोल मुख्य परीक्षा प्रथम पेपर 1 और पेपर 2 की। जैसे कि आपको पता है, भूगोल प्रवक्ता का जो पेपर है उसके पेपर 1 का जो एमसीक्यू है हमने शुरू कर दिया है और हम प्रत्येक एमसीक्यू में अलग अलग विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। हिमालय ज्योग्राफर चैनल का ये एमसीक्यू नंबर 8 है, जो कि आज का जो एमसीक्यू है मानव भूगोल के विषय में होने वाला है। इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 50 क्वेश्चन कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चनों को इस प्रकार से मेरे द्वारा अरेंज किया गया है ताकि वो आपके साथ साथ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते चले जाएं। यहाँ पे मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य केवल एमसीक्यू करना नहीं है, अपितु इसके साथ साथ कुछ डिस्कशन भी करना है कि उसके आंसर ऐसे क्यों हैं और उसका जवाब हमको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू, जो जिसमें हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं मानव भूगोल के विषय में। और इसमें मानव की उत्पत्ति से संबंधित बात से विचार शुरू करेंगे और उसके उद्योग और अवस्थिति और अधिवासों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं मानव भूगोल का। ठीक है, एमसीक्यू 50 क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता हो तो आप देख लें। और इसमें क्वेश्चन जो है लाल रंग से दिए गए हैं और आंसर जो है मैंने इसमें हरे रंग से पहले से ही अंडरलाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऐसा क्षेत्र जिसमें विशेष गुण या लक्षण का एक समान अर्थात उसकी समागमता सारे क्षेत्र भर में होती है उसे कहते हैं। क्या ऐसे क्षेत्रों को कंपोएज बोलते हैं? नहीं। मृतिका प्रदेश भी नहीं बोलते, निर्माण प्रदेश भी नहीं बोलते। ऐसे प्रदेश को जहां पे समागमता किसी एक या एक से अधिक तत्वों के आधार पर किसी प्रदेश में समागमता पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रदेश बोलते हैं। आंसर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कई छोटे छोटे उप प्रदेशों से मिलकर बना हुआ ऐसा प्रदेश जो बहुत अधिक जटिल हो परंतु उसमें तत्व सम्मिश्रण की एकता हो उसे कहते हैं। याद रहे, ऐसे जो छोटे छोटे प्रदेशों से जो प्रदेश बनता है और तात्विक रूप से उसके अंदर काफी सारा सम्मिश्रण पाया जाता है पर फिर भी वो एक रूपता या एकता दर्शाता है किसी चीज में, तो ऐसे प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? ऐसी भूमि को हम बोलते हैं कंपेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पेज बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, लुटेरी अर्थव्यवस्था का अर्थ है। देखिए याद रहे, लुटेरी अर्थव्यवस्था यानी कि रोबर्स इकोनॉमी। रोबर्स इकोनॉमी का जो अर्थ है भूगोल में खनिज व वन संसाधनों के शोषण से है, शोषण से होता है। ठीक है, तो आंसर इसमें सी सही रहेगा। श्रमिक शोषण या फिर अत्यधिक महंगाई, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। धोखाधड़ी से भी इसका कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है खनिजों और वन संसाधनों की लूट से है, जिसको लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, भूगोल में मानववादी संप्रदाय की स्थापना किसने करी? तो याद रहे, भूगोल में जो मानववादी स्थापना है, मानव भूगोल की जो स्थापना है, ह्यूमनिज्म इन ज्योग्राफी है, वो यूफो तुआन द्वारा स्थापित किया गया था। इनकी एक बहुत अच्छी किताब है स्पेस एंड प्लेस। स्पेस और प्लेस को भी इन्होंने डिफाइन किया यूफो तुआंग ने। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूगोल के क्षेत्र में भूदृश्य लैंडस्केप शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो याद रहे, लैंडस्केप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कार्ल ओटविन शावर जी ने किया था। ठीक है, कार्ल ओटविन शावर, ही इज अ फादर ऑफ द कल्चरल ज्योग्राफी। कार्ल ओटविन शावर जो है सांस्कृतिक भूगोल के पिता भी है। ठीक है, ह्यूमन, छठा क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी? तो क्वेश्चन नंबर 6 में ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर सी सही है। डी एम स्मिथ साहब ने ये पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इलेक्शन 1979 पुस्तक किसने लिखी थी? के लेखक थे जे आर वी प्रेस्कॉट। जे आर वी प्रेस्कॉट साहब ने ये पुस्तक लिखी थी, जे आर वी प्रेस्कॉट, ज्योग्राफी ऑफ इलेक्शन। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाए। अब देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाना है। इसमें मानव प्रजातियों के बारे में दिखाया गया है या मानव निर्जातीय समूह के बारे में बताया गया है और निर्जातीय समूह को हम बोलते हैं ह्यूमन रेस। ऑस्ट्रोपैथिकस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन। तो याद रहे, मानव का जब विकास हुआ था सबसे पहले जो मानव विकसित हुआ था वो था ऑस्ट्रोपैथिकस, उसके बाद होमो इरेक्टस और तीसरा था होमो सेपियन। तो सबसे पहले मानव कौन सा उत्पन्न हुआ था पृथ्वी में? होमो ऑस्ट्रोपैथिकस। तो आंसर ए सही है बिल्कुल, क्योंकि ये अपने आप में ही पहला ही आंसर व्यवस्थित है, ए बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, येलो पीपल
के रूप में कौन जाना जाता है? तो याद रहे येलो पीपल यानी कि पीले लोगों के रूप में मंगोलॉइड निर्जातीय समूह यानी कि मंगोलॉइड ह्यूमन रेस को हम येलो पीपल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा एक सेमेटिक जनजाति नहीं है? तो याद रहे इनमें से कौन सी सेमेटिक जनजाति नहीं है? देखिए सेमेटिक जनजाति वह जनजातियां हैं जो उत्तरी अफ्रीका या फिर पश्चिमी एशिया के आसपास पाई जाती हैं। तो देखिए अरब जितने भी हैं सेमेटिक जनजाति हैं, मिस्र के जो जो लोग हैं ये भी सेमेटिक जनजाति के लोग होते हैं, और यहूदी भी सेमेटिक जनजाति के लोग होते हैं, या फिर सेमेटिक निर्जातीय समूह के लोग होते हैं। केवल ईरानियन जो होते हैं ये सेमेटिक नहीं होते हैं, ये अल्पनाइड अल्पाइन पीपल्स होते हैं, है ना। ईरान के जो लोग होते हैं अल्पाइन पीपल होते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? तो याद रहे मनुष्य के क्रम विकास में होमो सेपियन से जो सबसे पहली मनमाना प्रजाति विकसित हुई थी वो थी निग्रिटो। तो आंसर डी सही रहेगा 11वें का। निग्रिटो के बाद जो दूसरी प्रजाति विकसित हुई थी वो थी निग्रो, और निग्रो के बाद जो तीसरी प्रजाति विकसित हुई थी वो ऑस्ट्रोलाइट थी। कौन थी? ऑस्ट्रोलाइट। और चौथी थी भूमध्य सागरीय, पांचवी प्रजाति जो विकसित हुई वो अल्पाइन हुई, और छठी प्रजाति जो विकसित हुई वो ही मंगोलॉइड। तो मंगोलॉइड जनजाति सबसे बाद में विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं? तो याद रहे एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं जो हमको जो टुंड्रा प्रदेशों में देखने को मिलते हैं वह मंगोलॉइड जनजाति से संबंधित रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मंगोलॉइड प्रजाति के अधिकांश प्रमुख रक्त क्या है? तो देखिए मंगलोर जनजाति के जितने भी लोग हैं जो चाइना, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, उनका जो रक्त समूह होता है वो बी होता है। क्या होता है? बी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रजाति वैध जैविक प्रत्यय है, वैध सामाजिक संस्कृत प्रत्यय नहीं है, यह कथन किसने दिया? तो ये देखिए ये बहुत प्रचलित कथन है, कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो ये जो महान निर्जातीय विज्ञानी A.L. कोबर साहब ने ये शब्द बोले थे, उनके शब्द याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनजाति संबंधित है। तो हमें पता है कि अंडमान निकोबार जनजाति में जो हमारे भारत में अंडमान निकोबार जनजाति में द्वीप में जो जनजाति पाई जाती है वो निग्रोइड प्रजाति से है। ठीक है, उनकी जो प्रजाति समूह है निग्रोइड है, याद रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नामक प्रसिद्ध सिद्धांत किसने तथा कब लिखी? तो याद रखें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो सिद्धांत है ये जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये चार्ल्स डार्विन द्वारा 1860 में अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसी बाय द मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में लिखा गया था, जिसने जीव विज्ञान की दुनिया में एक अमूल चूक परिवर्तन ला दिया था। आज के समय में जितना भी शारीरिक रचना विज्ञान है या जितना मेडिकल साइंस है इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रहे प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो है वह ग्रिफिथ टेलर साहब ने प्रतिपादित किया था। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर सी सही है, ग्रिफिथ टेलर। प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये सिद्धांत जो है पृथ्वी में निर्जातीय समूह के क्रम विकास या निर्जातीय समूह के क्रमिक विकास के बारे में हमको बताता है, और किस प्रकार से निर्जातीय समूह किन किन लोकेशनों में निर्जातीय समूह कहां कहां पाए जाते हैं उसके बारे में हमें बताता है। बहुत अच्छा सिद्धांत है, आपको मैं समझाऊंगा इसके बारे में किस दिन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा कन्वेंशन आदिवासी एवं जनजाति लोगों के अधिकारों से संबंधित है? तो याद रहे इसका ऑप्शन बी है, कन्वेंशन 169 जो है वो आदिवासी लोगों के अधिकारों के बारे में है। यानी कि ILO ने जो मीटिंग की थी कन्वेंशन 169 उसमें उन्होंने आदिवासी जनजाति लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में हमको काफी सारी अधिकारों के बारे में चर्चा हुई थी, और उसके बारे में कई सारे रेजोल्यूशन भी पास किए थे कि आदिवासी जो लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नई खोजों के अनुसार आदि मानव का आदि उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रहे नई खोजों के अनुसार जो आदि मानव का उद्गम क्षेत्र है वो अफ्रीका में है। ठीक है, इसका आंसर सी सही रहेगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, सीमोट्रेकिक निम्नलिखित में से वह प्रजाति है जिसके बाल
होते हैं। देखिए सीमोट्रैकिक क्या होता है, ये ना देखो बालों के आधार पर, बालों की बनावट के आधार पर और दिखावट के आधार पर मनुष्य की प्रजातियों को जब अलग कर दिया जाता है तो उनको सीमोट्रिकिक, लियोट्रिकिक आदि रूप में बांटा जाता है। तो सीमोट्रिकिक जो जनजाति है, मानव की मानव प्रजाति है, उनके बाल लहरदार होते हैं। कैसे होते हैं? लहरदार होते हैं, घुंघरालू लहरदार बाल होते हैं, सीमोट्रिकिक। और जिस प्रजाति के बाल जो बिल्कुल सीधे होते हैं ना, जैसे मंगोलॉइड जनजाति के बाल होते हैं, तो उसको बोलते हैं लियोट्रिकिक। लियो माने होता है शेर, शेर की तरह बिल्कुल सीधे बाल। लियोट्रिकिक, सीखो, सीमोट्रिकिक, लियोट्रिकिक। 21वां क्वेश्चन देखिए, मानव जीवाश्मों के काल निर्धारण की सबसे सटीक विधि नाम बताएं, उसका नाम बताएं। तो हमें पता है कि मानव जीवाश्मों के, यानी कि जो ह्यूमन, जो मानव की जो काल निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो कार्बन डेटिंग विधि है, यानी कि कार्बन काल निर्धारण की विधि। ठीक है, तो फॉसिल्स, जितनी भी हम फॉसिल्स का स्टडी करते हैं उसमें कार्बन डेटिंग महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, 21वां का आंसर बी सही रहेगा। 22वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनजाति शिकार तथा जंगल से खाद्य संग्रह इकट्ठा कर जीवन यापन करती है? तो याद रहे, इनमें से कौन सी जनजाति, देखो अलग अलग जनजाति होती है ना, उनका जीवन अलग अलग होता है। कोई जनजाति स्थायी जीवन जीती है, सेडेंटरी जीवन जीती है, कोई जनजाति कृषि करती है, कोई जनजाति जो है पशुपालन करती है, कोई जनजाति जंगलों में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करती है, यानी कि क्या करती है, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर थी। तो ये जनजाति कौन सी है? बी, सेमांग जनजाति के जो लोग होते हैं वो जंगलों में खाद्य संग्रह करते हैं। ठीक है, जंगलों में घूमते हैं और खाद्य संग्रह करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23वां, विश्वत रेखीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जनजाति के लोग रहते हैं? तो याद रखिए, विश्वत रेखीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में सेमांग जनजाति के लोग रहते हैं। तो आपको पता चल गया ना, सेमांग जनजाति के लोग विश्वत रेखीय पेटी में थाईलैंड और म्यांमार में पाए जाते हैं। और ये जो लोग हैं, क्वेश्चन देखिए 22वां, ये लोग जो है खाद्य संग्रह भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए, बुशमैन हेटनटॉड, बुशमैन जो जनजाति है उनको हेटनटॉड भी बोला जाता है, प्रजाति संबंधित है। तो देखिए बुशमैन जो होते हैं ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये निग्रोइड प्रजाति के लोग हैं। ठीक है, सबसे प्राचीनतम प्रजातियों में से एक है निग्रोइड प्रजाति, बुशमैन प्रजाति के लोग। ठीक है, ये भी लोग अखेट करते हैं, जंगलों से खाद्य संग्रह करते हैं और शिकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, क्षेत्रीय जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश चरवाए हुआ करते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो याद रहे, मैंने बताया था ना आपको कि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार के भी पूछे जाएंगे। तो याद रहे, मध्य एशिया के जो स्टेपी जलवायु है, वहां पे जो जलवायु चरम होती है, दिन का तापमान तो बहुत अधिक होता है 40 डिग्री से ऊपर, और गर्मी का तापमान और रात का तापमान -10 डिग्री चले जाता है। तो दैनिक तापांतर जो है 50 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। तो चरम जलवायु किसको बोलते हैं? चरम जलवायु क्षेत्र वह जलवायु क्षेत्र होता है जहाँ पे दैनिक तापमान बहुत अधिक होता है, दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, और वहां पे वर्षा भी कम होती है। तो मध्य एशिया में वर्षा भी कम होती है और लोग खाना बदोश चरावाहे होते हैं। आपको पता है मंगोल लोग जो हैं, किर्गिज लोग जो है खाना बदोश चराहे हैं। ठीक है, तो मध्य एशिया इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिए इसको। तुर्किस्तान के किर्गिज का राष्ट्रीय पेय कौमीस गाय के खमीर युक्त दूध से बनता है, कथन ये है। और कारण आर बता रहा है, किर्गिज शुष्क स्टेपी तथा पर्वतीय पर्यावरण में निवास करते हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है? नहीं, इसका सही आंसर है डी। ए गलत है परंतु आर सही है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखिए, ए गलत ऐसे है कि तुर्किस्तान का के किर्गिज का राष्ट्रीय पेय कौमी है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु ये गाय के दूध से नहीं बनता, ये घोड़ी के दूध से बनता है। किसके बनता है? जवान घोड़ी के, यानी घोड़ी के दूध से बनता है। और घोड़े के दूध से, घोड़ी के दूध से कौमी बनाया जाता है, ये उनका राष्ट्रीय पेय है, ये बात सही है। पर ये गाय के दूध से नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाता है। किर्गिज शुष्क स्टेपी तथा पर्वतीय पर्यावरण के निवासी निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। तो दूसरा कथन तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, याद रहेगा। 26वें का आंसर। 27वां देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 26वां। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
किसमें मंगोलॉइड प्रजाति का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? तो यानी कि किस प्रजाति में सबसे ज्यादा मंगोलॉइड प्रजाति के गुण पाए जाते हैं? पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका या उत्तरी एशिया? तो याद रखिए पूर्वी एशिया ए। थोड़ा लाल हो गया ये, पर इसको ग्रीन होना चाहिए था, कोई बात नहीं, माफी चाहते हैं। ए का आंसर है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में के लोग जो है जेनेटिकली वो मंगोलॉइड जाति में उनके अंदर ज्यादा मंगोलॉइड टाइप की उनकी प्रजाति पाई जाती है। और पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं पता ही होगा आपको, जैसे कि चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं, विश्व स्तर पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा हेतु 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज पारित किया था? तो याद रहे हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारी जनजातियां हैं ना, 5 जनजातियां हैं, ठीक है ना, जौनसारी है, भोटिया है। अब यहाँ पे सबका नाम लेना तो मुश्किल नहीं है, संभव नहीं है, समय भी कम है। तो याद रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 में जनजातियों को बचाने के लिए, विश्व की जनजातियां बहुत सारे तनाव झेल रही है, उनके क्षेत्र के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, संसाधनों की भी लूट हो रही है और पर्यावरण हास भी हो रहा है, तो उनको बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने UNDRIP यानी कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल का दस्तावेज पारित किया था, ठीक है, तो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रहे विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी आंसर सही है। 30वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित निर्जातीय समूह का उदाहरण है? तो देखिए मानव की जो निर्जातीय समूह है इसमें भी सम्मिश्रण हो जाता है समय के साथ ना। तो मंगोलॉइड जाति जो है प्योर जनजाति है, यूरोपियन जनजाति अल्पाइन जनजाति है, ये भी प्योर है, निग्रोइड जाति ये भी प्योर, लगभग प्योर है, पर लैटिन अमेरिकी जाति जो है ये मिश्रित जनजाति है। क्यों? लैटिन अमेरिका के अंदर दक्षिणी अमेरिका के देश आते हैं और हमें पता है दक्षिणी अमेरिका में बहुत सारी जनजातियां मंगोलॉइड भी हैं और वहां पे जो है यूरोपीय साम्राज्यवाद के द्वारा, यूरोप से जो साम्राज्यवाद वहां पहुंचा, वहां पे स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और ब्रिटेन, इन देशों के लोग भी वहां पहुंचे, तो वहां पे क्या हुआ, जातीय सम्मिश्रण हुआ। इसलिए लैटिन अमेरिकी जो है ये एक प्रादेशिक अस्मिता को दिखाता है, ना कि जनजातीय अस्मिता को, यानी कि ये रीजनल आइडेंटिटी को दिखाता है, ना कि रेशियल आइडेंटिटी को। तो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी सही रहेगा 30वें का। क्वेश्चन नंबर 31वां ले लेते हैं, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या किन किन भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका नहीं। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका जो है वो सघन सघन रूप से जनसंख्या वहां बसी हुई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका जो है, जिसमें मोरक्को ये देश है, ये जो वहां पे गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं सहारा के, तो इसीलिए जो वहां पे है जनसंख्या का अधिवास कम पाया जाता है, ठीक है, तो वो जनसंख्या बहुत फैले हुए रूप में, छितरे हुए रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, एशियाई जनसमूह स्थित है? तो देखिए मुख्य रूप से एशियाई जनसमूह जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांशों के बीच केंद्रित है? तो देखिए विश्व की 50% जनसंख्या जो है ना वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। इसका मतलब क्या समझे? यानी कि विश्व की 20% जनसंख्या जो है केवल 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ही है। इसके अंतर्गत भारत भी आ गया और चाइना भी आ गया और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का भी आ गया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी आ गया। तो दुनिया की 50% जनसंख्या तो इन्हीं 4-5 देशों में ही तो है, पाकिस्तान, भारत, चाइना और बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार भी ले लो उसमें, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप निर्धारित होता है, किससे होता है? पृथ्वी के ऊपर जो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह के ऊपर जनसंख्या का वितरण किससे द्वारा निर्धारित होता है? तो याद रहे जनसंख्या के वितरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है स्थलाकृतिक विशेषताएं। वो कैसे? पर्वतों में हमको जनसंख्या वितरण कम दिखाई देता है क्योंकि उसकी स्थलाकृतिक विशेषता पर्वतीय है, परंतु इसके विपरीत मैदानों में अधिक जनसंख्या वितरण दिखाई देता है। जनसंख्या घनत्व मैदानों में अधिक होता है पर्वतों की तुलना में, पठारों से भी ज्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि वहां पे सपाट मैदान है तो कृषि के लिए उपयोगी होते हैं, जल की उपलब्धता होती है। तो सबसे पहले याद रहेगा स्थलाकृतिक विशेषताएं। स्थलाकृति ही किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो यानी कि जलवायु भी स्थलाकृतिक विशेषता का ही अनुसरण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35वां देख लेते हैं। 35वां, विश्व की समुद्री तटीय क्षेत्र, विश्व के समुद्र तटीय क्षेत्र समुद्र से 10 किलोमीटर के दूरी तक में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो याद रहे विश्व के तटवर्ती क्षेत्रों में 15% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 15% जनसंख्या निवास करती है। आंसर बी सही रहेगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, विकसित क्षेत्र से कम विकसित क्षेत्र में प्रवास को क्या कहते हैं? तो याद रहे विकसित क्षेत्र से कम विकसित क्षेत्र में प्रवास को हम क्या बोलते हैं? विपरीत प्रवास कहते हैं, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है कि कई लोग जो है दिल्ली देहरादून छोड़ के अब गांवों में बस रहे हैं। क्यों बस रहे हैं? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि नई संभावनाएं हैं पहाड़ों में, तो इसलिए इसको बोलते हैं विपरीत, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन बोलते हैं। याद है? 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व के सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रहे विश्व में सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38वां देखिए, मैंने पहले आपको बताया है कि इस बार जो क्वेश्चन है कथन कूट वाले भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम कथन कूट वाले क्वेश्चन की भी आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो आप कथन कूट वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए ना। अभी ये दूसरा क्वेश्चन है कथन कूट वाला, यूरोपीय देशों की जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है। अभी कथन क्या दिया गया है? यूरोपीय देशों की जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है। देखो क्वेश्चन की भाषा को समझना जरूरी है, भाषा को समझो। कारण बता रहा है यूरोपीय देशों में मृत्यु दर कम है, तो क्या कारण है? देखिए इसका दे है बी आंसर सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे जो है जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है। जीवन प्रत्याशा अधिक होने का कारण जो है मृत्यु दर कम है, इससे है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो हमारे द्वारा जो बी क्वेश्चन को दिया गया है ऑप्शन, वो गलत चूज किया गया, ग्रीन। इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, तो गलती से हमने ग्रीन बी में कर दिया है, उसको ए में ग्रीन होना था। इसका मतलब यह है कि आंसर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, याद रहेगा, बी को आंसर मत मानना, ए को आंसर मानना। मैं पुनः दोहरा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नगर है? तो याद रहे निम्नलिखित में तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो नगर है वो है ढाका। ठीक है, आधिकारिक रूप से जो ढाका है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जिसके आधिकारिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40वां, निम्नलिखित में कौन सा 2025 में विश्व के 4 बृहत नगरों में से एक है? तो याद रहे भारत का सबसे बड़ा नगर में से दिल्ली जो है विश्व के 4 सबसे बड़े नगरों में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41वां देखिए, निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई? तो याद रहे भारत में जो है अंग्रेजी शासन के बाद से ही केवल 1911 से लेकर 1921 के बीच में, यानी कि 1911 की जनगणना में के मध्य जो है हमारे को जनसंख्या ग्रोथ जो है नेगेटिव देखी गई थी। उसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध और अकाल महामारी। इस कारण जो है भारत की जनसंख्या कम हुई थी, 1911 से 1921 में। ठीक है, 1900। अब क्वेश्चन नंबर 42वां देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवास के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो याद रहे इसका आंसर बी है, ए के फिलब्रिक ने की थी। ठीक है साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो में कमेंट कीजिए, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी जो तैयारी है, कोशिश है कि आपको प्रवक्ता मुख्य परीक्षा पर पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की तैयारी करवाना और आपको सफल बनाना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 43वां देख रहा हूँ, आशा करते हैं आपका समर्थन हमें मिलता रहेगा और हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43वां देखिए, भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय अधिवास को सिटी की श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जा सकता है जब उसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होती है। ठीक है, ऑप्शन 20 सही है। 44वां देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? तो याद रहे
दजला और फरात नदी यानी कि जिसको यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी बोलती हैं, जहाँ पे महान मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई, उसके जो संगम है बसरा शहर में होता है। ये इराक का एक शहर है बसरा। 45वां क्वेश्चन देखिए, 45वां क्वेश्चन देखिए, अभिकथन वाला है। मेसोपोटामिया एक सांस्कृतिक कोर है, बिल्कुल सही। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों का दोआब क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। मेसोपोटामिया ईरान का अभिन्न अंग है, नहीं। देखिए मैंने बताया ना, मेसोपोटामिया में कुछ हिस्सा ईरान का जरूर था, परंतु संपूर्ण हिस्सा नहीं था। मेसोपोटामिया सबसे ज्यादा हिस्सा था इराक का। किसका? इराक का था। इराक का बसरा शहर जो है, 44वें क्वेश्चन में देखिए, बसरा जो है इराक में है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, इंका सभ्यता का माचू पिचू कहाँ स्थित अवस्थित है? तो याद रहे, इंका सभ्यता जो है पेरू नामक देश में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, तटों के किनारे कौन से अधिवास पाए जाते हैं? तो याद देखिए, तटों के किनारे सदैव रेखीय अधिवास पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49वां देखिए, जिसको मैंने गलती से 19वां लिख दिया है। लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? तो याद रखिए, लकड़ी काटने का व्यवसाय जो है प्राथमिक कार्यकलाप है, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, नवपाषाण युग में मानव ने सर्वप्रथम कृषि आरंभ की। कारण बताया जा रहा है, इस युग में मानव ने स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया था। तो बिल्कुल सही है। अभिकथन ए और अभिकथन आर दोनों सही है, और आर ए की सही पुष्टि करता है। तो ए बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव ने जब स्थायी जीवन जीना सीखा तभी तो उसने कृषि करना सीखा, ठीक है। युग में स्थायी निवास करना सीखा, तब उसके बाद मनुष्य ने नवपाषाण काल में कृषि करना सीखा। 49 क्वेश्चन देखिए, कृषि का आरंभ किस युग में हुआ था? तो ऊपर दे दिया 48वें में। कृषि का आरंभ याद रहे नवपाषाण युग में हुआ है, यानी कि न्यूलिथिक युग में हुआ है, सी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सघन कृषि उन देशों में होती है जहां पर, कहां पे होती है सघन कृषि? याद रहे, सघन कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां पे जनसंख्या अधिक है, या जनसंख्या अधिक है और भूमि सीमित होती है। तो कम भूमि में ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि करना का प्रयास करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने का प्रयास करते हैं। तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में जहां भूमि सीमित है, वहां पे सघन इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। तो साथियों, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, बल्कि आज तो 51 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। 47 के बाद 48, 49, 50, 51 क्वेश्चन हो गए हैं आज, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको हमारे चैनल अच्छा लगा होगा, हमारी ये एमसीक्यू अच्छा लगा होगा, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। हम एमसीक्यू 9 में फिर मिलते हैं परसों। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग प्रवक्ता भूगोल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो ज्योग्राफी से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ। धन्यवाद, नमस्कार।